साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्या कुछ अलग अलग स्थिति जो है वो दर्ज की जाएगी देश के अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की, यानी अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जा सकती है और किस तरह का अनुमान इसके लिए मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सोमवार को यहाँ कहीं कहीं आपको बता दें तेज हवाएं चल सकती हैं गरज के साथ, इस तरह का अनुमान बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो सोमवार को यहाँ भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो अगले कुछ दिनों के दौरान यहां पे हल्की बारिश या जो बर्फबारी है उसकी संभावना बनी हुई है। और साथ ही गुजरात की अगर बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान आपको बता दें करीब 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच यहां तापमान रह सकता है। और खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां भी न्यूनतम तापमान जो है इसमें 2 से 3 डिग्री का इजाफा हो सकता है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर क्या जो चेतावनी है वो जारी की गई है अलग अलग क्षेत्रों में या नहीं, इस मैप के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। और अधिकतर जगह आप हरा रंग देख पा रहे होंगे, इस बात का सूचक कि यहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं नजर बनाए रखने की बात कही गई है, वो खासतौर से हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें या इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, तो यहां पे आपको बता दें गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है इन पहाड़ी क्षेत्रों की अगर खास तौर से बात की जाए, इसलिए मौसम विभाग द्वारा नजर बनाए रखने की बात भी कही गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति क्या कुछ रह सकती है, इस पर आइए जानकारी आपको दे दें। और यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अनेक जगह बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ कई जगह बारिश होगी, तो उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। बारिश के लिहाज से आप देख सकते हैं जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पे वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जहां पे कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही मान पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी। जबकि बिहार, झारखंड और ओडिशा की हम बात करें तो यहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। दक्षिण भारत में हम आइए सबसे पहले देख लेते हैं अंडमान निकोबार की स्थिति, जहां पे कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि जो और राज्य हैं, शेष राज्य दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं है। यानी कर्नाटक, केरल की हम बात करें या आंध्र प्रदेश की बात की जाए, रायलसीमा की बात की जाए, तेलंगाना, कहीं भी बारिश नहीं होगी। और ऐसी स्थिति फिलहाल मध्य भारत में भी बनते हुए नजर आ रही है। यानी राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, कोंकण, गोवा की बात करें या फिर गुजरात, तो यहाँ फिलहाल बारिश के लिहाज से जो मौसम है वो साफ बना हुआ है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास स्थिति जो है वो दर्ज की गई है मौसम में, इस पे नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कई जगह जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आई। यानी लगातार ना सिर्फ जो कोहरे की स्थिति है वो भी हमने देखी, तेज हवाएं जो हैं वो भी कुछ एक जगह पे यहाँ पे दर्ज की गई। और साथ ही अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति यहाँ पे दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और आइए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। कुछ और खास गतिविधि नहीं रही, लेकिन बारिश की स्थिति जो है वो जरूर दर्ज की गई है ओडिशा के कुछ एक क्षेत्रों में। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार, जहां पे पिछले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की जो स्थिति थी वो दर्ज हुई है। अलग अलग स्थानों पर जो बारिश है वो यहाँ भी दर्ज की गई और आने वाले समय के लिए भी इस तरह का ही जो अनुमान है वो मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की और आने वाले समय में किस तरह की स्थिति रह सकती है। फिलहाल मौसम से संबंधित और भी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में
देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है या किस तरह का बदलाव जो है तापमान में दर्ज किया जा रहा है। तापमान का हाल आपको हम बता देते हैं और पहले यहाँ बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। खासतौर से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और इसके साथ साथ उत्तराखंड में आप देख सकते हैं तो अधिकतम तापमान में इजाफा यहाँ दर्ज किया गया है। करीब 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की, साथ ही गुजरात में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ भी करीब 5.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और आइए नजर डालते हैं खासतौर से असम और मेघालय पर, तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति यानी 5.1 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज किया गया। और खासतौर से पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और अगर बात की जाए खासतौर से गांगे पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पे गिरावट हमने देखी है करीब 1.6 से आप देख सकते हैं 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। और सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं कोंकण गोवा के रत्नागिरी में दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान रहा 39.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। अब आइए नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पंजाब की बात की जाए या उसके साथ साथ हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र जहां न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है, करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहाँ भी न्यूनतम तापमान अगर अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें। और इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान या गुजरात की बात की जाए तो यहाँ लगभग वही स्थिति यानी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया। लेकिन इस दौरान अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है, यानी इजाफा यहाँ पे हुआ है। और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही झारखंड, ओडिशा, तो यहाँ आप देख सकते हैं करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर बात की जाए तटीय कर्नाटका की, रायलसीमा की, तो यहाँ करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। लेकिन सबसे कम तापमान कहाँ रहा ये नजर डालते हैं। पूर्वी राजस्थान के सीकर की बात की जाए या अलवर की हम बात करें तो यहाँ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया जो कि 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो देखा आपने किस तरह का जो बदलाव है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज हुई, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज की जा रही है। वायु गुणवत्ता का जो हाल है वो आपको बता देते हैं प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए। और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, 377 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता बनी हुई है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो 63 रहा, जो कि एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल हम यहाँ देख पा रहे हैं वायु गुणवत्ता को। जबकि पटना की अगर बात की जाए तो 342 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहां भी एक खराब स्थिति वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। बेंगलुरु की भी अगर हम बात करें तो 343 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहां भी एक खराब स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की बनी हुई। जबकि पुणे की अगर हम बात करें तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक स्थिति यहां पर वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक स्थिति रही है, 116 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक यहां पर। और जबकि कोलकाता की हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं 101 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जबकि श्रेणी रही इसकी संतोषजनक, जो कि अच्छे के भी काफी करीब। हालांकि मुंबई की अगर बात की जाए तो 197 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। तो यहां जाना आपने किस तरीके से वायु गुणवत्ता की जो स्थिति है वो अलग अलग शहरों में बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम के असर के कृषि क्षेत्र पर। यानी हमारे जो किसान हैं अलग अलग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन पहले से ही अगर उनको मौसम की जानकारी होगी तो वो सही समय पर सही कृषि कार्य कर सकेंगे। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोंकण के किसान इस समय काली मिर्च, तरबूज, लोबिया और सेम की तुड़ाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ भिंडी और मूंग की बुआई भी जारी रखे। यही इस समय धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। वहीं मध्य महाराष्ट्र में तैयार मक्का, ज्वार, काबुली चना, चना और कुसुम की कटाई करे। यही इस समय अंगूर और स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई के अलावा हल्दी की खुदाई करे। मध्य महाराष्ट्र में ही फिलहाल बाजरा और तिल की बुआई जारी रखे। यही मूंगफली के खेतों में निराई गुड़ाई करे। इसके साथ ही यहाँ गेहूं और गन्ने के अलावा सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करे। यही समय प्याज को कीटों से बचाए। मराठवाड़ा के किसान ज्वार की कटाई और हल्दी की खुदाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ अंगूर और चीकू की तुड़ाई भी जारी रखे। मराठवाड़ा में ही गेहूं और मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करे। यही समय सब्जियों के खेतों में खरपतवार भी नियंत्रित करे। इसके साथ ही यहाँ केले के पौधों पर मिट्टी चढ़ाने और सहारा देने के अलावा सिंचाई करे। यही गन्ना और प्याज को कीटों से बचाए। वहीं विदर्भ के किसान कुसुम और अगेती काबुली चने की कटाई करे। यही सुनिश्चित सिंचाई के साथ ग्रीष्मकालीन तिल, मूंग और भिंडी की बुआई जारी रखे। इसके साथ ही सब्जियों की बुआई का काम पूरा कर ले। विदर्भ में ही धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। तो जाना आपने खास तौर से महाराष्ट्र की बात की जाए या गोवा की बात करें तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। कई फसलें ऐसी हैं जो कि कटाई के लिए तैयार हो चुकी हैं, या जो फसलें हमारे खेतों में लगी हुई हैं वहाँ पर कौन कौन से कृषि कार्य आपको करने होंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जब आप कृषि कार्य करते हैं तो हम मान सकते हैं कि जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं मौसम की, उनके असर से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। और ऐसे मौसम में भी हम ना सिर्फ जो उत्पादन है वो अच्छा ले सकते हैं, बल्कि हमारी फसल की गुणवत्ता भी हम काफ़ी हद तक सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं तरबूज की खेती के बारे में। अभी का जो समय चल रहा है, हमारे जो किसान हैं इसमें तरबूज की खेती के लिए तैयारी कर सकते हैं, शुरुआत भी इसकी कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, यानी कौन सी अच्छी किस्म लेनी है, किस तरह का प्रबंधन हमें अपनाना होगा, और भी कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में आते होंगे जब आप सोचते हैं कि तरबूज की खेती कैसे करनी है इस मौसम में। आइए इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
तरबूज की बुआई के लिए 3.7 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। तरबूज की बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 250 से 350 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर रखें। किसान तरबूज की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे अशाई यामातो। तरबूज की ये किस्म जापान से लाई गई है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं, जिनका वजन 7 से 8 किलो तक होता है। फल के ऊपरी छिलके का रंग हल्का हरा और धारी युक्त होता है। गूदे का रंग गहरा गुलाबी। इसके बीज छोटे छोटे होते हैं। 1 हेक्टेयर में इसकी 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा किसान तरबूज की शुगर बेबी किस्म भी लगा सकते हैं। इसका फल गोल होता है, जिसका वजन 4 से 5 किलो तक होता है। इसके छिलके का रंग नीला, काला और गूदे का रंग लाल होता है। इसका फल अधिक मीठा होता है। 1 हेक्टेयर में इसकी औसतन 150 क्विंटल तक फसल हो जाती है। इनके अलावा पूसा बेदाना किस्म भी लगाई जा सकती है। ये बीज रहित किस्म है। इसका गूदा गुलाबी मीठा होता है। तरबूज की अर्का ज्योति किस्म भी किसान लगा सकते हैं। इसका फल 6 से 8 किलो तक होता है। फल के छिलके का रंग हल्का हरा होता है, जिस पर गहरी हरी धारियां होती हैं। गूदे का रंग गहरा गुलाबी और स्वाद बहुत मीठा होता है। अर्का मानिक किस्म की बुआई भी की जा सकती है। इसका फल अंडाकार होता है, जिसका वजन औसतन 7 से 8 किलो तक होता है। छिलके का रंग हरा और धारी युक्त होता है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद अंकुरण के बाद लगभग हर सप्ताह सिंचाई करें। पौध की अच्छी बढ़वार के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। जब फल पक रहे हो तो बहुत सिंचाई नहीं करनी चाहिए। शुरुआती अवस्था में तो 2 से 3 निराई गुड़ाई करें। बुआई के 20 से 30 दिन बाद पहली और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। तो जाना आपने कौन कौन सी अलग अलग किस्में हैं, इनके आकार, इनके वजन के हिसाब से आप इनका चयन कर सकते हैं और क्षेत्र अनुसार अगर आप अपनी किस्म का चयन करते हैं तो और भी बेहतर उत्पादन आपको मिल सकता है। और आने वाले समय में जिस तरीके से जो तापमान है उसमें इजाफा होगा, यानी गर्मियों के दिन जैसे जैसे शुरू होंगे तो अच्छी खासी मांग भी इस फल की लगातार बाजार में बनी रहती है और इस मौसम में इनकी खेती करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। ये सारी जानकारी लगातार आपको मौसम खबर में हम देते हैं और आपको बता दें अभी ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहां ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से होता है आर्थिक नुकसान। बुखार, सुस्ती और नीले धब्बे हैं इसकी पहचान। घातक है बीमारी, कर सकती है सभी को परेशान। थोड़ी सी जानकारी बचा सकती है शुकर की जान। देखिए शुक्रों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में
तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। सपोर्ट मिल जा, मान लो घर खर्च है या कोई खेती में एक्स्ट्रा कोई करना चाहे, दवाई लगानी है, और ऐसे टाइम पे पैसा आ जाओ कि जो क्रेडिट कार्ड का पैसा हूँ पहले लगा चुके हूँ, तो उसकी जो है हमें सपोर्ट मिल जाए। ये मन से भी, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी, और जो है इस हिसाब से भी कि जो इसकी आर्थिक समस्या हमारी जो है दूर होती रही। और ये सरकार ने अच्छी योजना चलाई, इसका हमें लाभ मिल रहा है। मैं इसे अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी यार। देखोगे भी कैसे रमाकांत, क्योंकि तुम जैसे छोटे लोग अपनी सारी जिंदगी ये सपना देखते देखते गुजार देते हो कि दूसरों की दौलत कैसे हासिल की जाती है। अपने ये आंसू पोंछ डाल और मेरे वजूद से बाहर निकलने की कोशिश कर, अपना एक वजूद बना। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से होता है आर्थिक नुकसान। बुखार, सुस्ती और नीले धब्बे हैं इसकी पहचान। घातक है बीमारी, कर सकती है सभी को परेशान। थोड़ी सी जानकारी बचा सकती है शूकर की जान। देखिए शुक्रों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बदलते भारत की शान।